जय हिंद दोस्तों, कैसे जरूर उम्मीद करते हैं सुमस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट सितंबर 2026 के एग्जामिनर्स हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिए गए, टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र का एक घटक नहीं है? आकार, प्रतीक, दूरी, दिशा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन सीट के एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा मानचित्र का एक घटक नहीं है? तो वह है आकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आकार मानचित्र का एक घटक नहीं है। प्रतीक, दूरी, दिशा ये सभी क्या है? मानचित्र के घटक हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत से पृथ्वी की धुरी के झुकाव का कोण क्या है? 23.5 अंश डिग्री, 45 डिग्री, 68.5 डिग्री, 90 अंश डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लंबवत से पृथ्वी की धुरी के झुकाव का कोण क्या है? 23.5 अंश डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 23.5 अंश। पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा के तल पर लंबवत से लगभग 23.5 अंश झुकी हुई है। यह झुकाव ही ऋतुओं का कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई जिला परिषदें होती हैं, कई नगर पालिकाएं वार्ड होते हैं, कई ग्राम सभाएं होती हैं, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर दिए गए हैं। यहाँ पर जो है 3 स्तर है। पहला जो है ग्राम पंचायत, पहला है ग्राम पंचायत, और दूसरा है जनपद पंचायत, जनपद पंचायत, और तीसरा स्तर है जिला परिषद, जिला परिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर सामाजिक विज्ञापनों के संदर्भ में विचार करें और सही उत्तर चुनें। सामाजिक विज्ञापन में विज्ञापन होते हैं जिनमें समाज के लिए बड़ा संदेश होता है। सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य द्वारा किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए बी दोनों असत्य हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों सत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है बी असत्य है, ए असत्य है बी सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर सामाजिक विज्ञापनों के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन होते हैं जिनमें पंचायत के लिए एक बड़ा संदेश होता है। तो यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है सामाजिक विज्ञापन केवल राज्य द्वारा किए जाते हैं। तो यह बात गलत होगा, राज्य और केंद्र द्वारा दोनों किए जाते हैं सामाजिक विज्ञापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु बी असत्य है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई के लिए लोकप्रिय है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छपाई के लिए लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कलमकारी प्रिंट के लिए लोकप्रिय है। कलमकारी हस्तमुद्रित या ब्लॉक मुद्रित सूती वस्त्र का एक प्रकार है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह है? जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी समूह है? उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है,
उपयुक्त सभी जौनसारी जनजाति, थारू जनजाति, राजी जनजाति, ये सभी क्या है, उत्तराखंड का एक प्रमुख आदिवासी जनजाति है। उत्तराखंड में 5 प्रमुख अनुसूचित जनजातियां मान्यता प्राप्त हैं। जौनसारी, थारू, राजी, बुक्सा और भोटिया, ये सभी क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख जनजातीय हैं। 4th ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसे लगभग 2000 साल पहले रेशम मार्ग को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था? कुषाण, पांड्यास, चेर या चोल? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित शासकों में से किसे लगभग 2000 साल पहले रेशम मार्ग को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता था? तो वह है कुषाण शासक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कुषाण शासक। कुषाण ने मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया। शासकों और अमीर लोगों के बीच रेशम पहनना एक फैशन बन गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को किन बातों के लिए मजबूत किया? पहला ऑप्शन कह रहा है उनकी स्वतंत्र सशस्त्र सेना है, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसके रखरखाव के लिए भुगतान करते हैं। अपने स्वतंत्र सशस्त्र बल नहीं है, कंपनी द्वारा संरक्षण प्राप्त करता है, इसके रखरखाव की दिशा में कोई भुगतान किए गए बिना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उनके पास स्वतंत्र सशस्त्र बल है, साथ ही कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करता है और उसके रखरखाव की दिशा में भुगतान करता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उनके पास स्वतंत्र सशस्त्र बल नहीं है, लेकिन केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते हैं और इसके रखरखाव की दिशा में भुगतान करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सहायक संघ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को किन बातों के लिए मजबूत किया? इन्हें मजबूत किया गया था उनके पास स्वतंत्र सशस्त्र बल नहीं है, लेकिन केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते हैं और इसके रखरखाव की दिशा में भुगतान करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सहायक संघ के तहत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कंपनी की सुरक्षा स्वीकार करनी पड़ी थी और उस सेना के रखरखाव का खर्च उठाना पड़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अहोम के बारे में नहीं है? अहोम साम्राज्य को 2 वंशों में विभाजित किया गया था, जिसे पाइक कहा जाता है। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था। अहोम राज्य का निर्माण भुइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर किया गया था। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अहोम राज्य मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अहोम के बारे में सही नहीं है? अहोम साम्राज्य को 2 वंशों में विभाजित किया गया था, जिसे पाइक कहा जाता है। तो यह बात जो है गलत होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अहोम राज्य बधुआ मजबूर पर निर्भर था, उन्हें राज्य के काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो यहाँ से फर्स्ट ही गलत होगा। अहोम साम्राज्य को 2 वंशों में विभाजित किया गया था, तो यह बात गलत है। इन्हें पाइक कहा जाता था, यह बात सही होगा। अहोम समाज बहुत परिष्कृत था, यह भी सही है। अहोम राज्य का निर्माण भुइयों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दबाकर किया गया था, यह भी कथन सही है। अहोम राज्य मजबूर श्रमिकों पर निर्भर था, यह भी जो है सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संचरित लेखन जीवनी किससे संबंधित है? संत की जीवनी का लेखन, संत की आत्मकथा का लेखन, शासक की जीवनी लेखन, शासक की आत्मकथा का लेखन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
शब्द संचरित लेखन यानी जीवनी किससे संबंधित है? यह संबंधित है संत की जीवनी का लेखन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संत की जीवनी का लेखन। संचरित लेखन यानी जीवनी का अर्थ किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी लिखना है। यह आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है? चारागाह, अस्तपी, निम्नगामी, पंपास। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का एक प्रकार है? तो वह है चारागाह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चारागाह। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के पास मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और पृथ्वी के लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है। चारागाह जो है पृथ्वी के लगभग 20% भागों में फैला हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। सेकंड कथन कह रहा है खाद्य सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं के समय में सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता के से संबंधित है जब भोजन की कमी होती है। ए भी दोनों सत्य हैं, ए भी दोनों असत्य हैं। ए सत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है, बी सत्य है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन से संबंधित लगभग एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 30 से 32 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीट एग्जाम के लिए। खाद्य सुरक्षा के बारे में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है कृषि विकास का अंतिम उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। यह बात सही होगा, पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है खाद्य सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं के समय में सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता से संबंधित है जब भोजन की कमी होती है। यह भी कथन सही है, दोनों ही कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी, कोयला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? जलाऊ लकड़ी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जलाऊ लकड़ी। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जलाऊ लकड़ी या जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्षों में मृत जीवों के दबने और रासायनिक परिवर्तन से बनते हैं। जलाऊ लकड़ी यह प्रक्रिया नहीं दर्शाती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है? सुनामी, ज्वालामुखी, ज्वार, भूकंप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन केवल तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है? क्वेश्चन कह रहा है केवल तटीय क्षेत्रों में। केवल तटीय क्षेत्रों में जबरदस्त विनाश का कारण बन सकता है सुनामी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सुनामी। सुनामी एक विशाल ज्वार भाटा वाली लहर है जो तटीय क्षेत्रों बाढ़ के विनाश का कारण बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अंतरम परत मुख्य रूप से किससे बनती है? सिलिका और लोहा, निकिल और एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना, निकेल और लोहा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्य रूप से किससे बनी है? आंतरिक परत मुख्य रूप से बनी है निकिल और लोहा से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निकिल और लोहा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी है। निकिल को हम प्रदर्शित करते हैं Ni से, Ni से, और लोहे को प्रदर्शित किया जाता है Fe से। इसे निफे भी कहा जाता है। इसे जो है निफे भी कहा जाता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? घुमाव, गोखुर झील, झरना, बाढ़कृत मैदान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? बाढ़कृत मैदान। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाढ़कृत मैदान। नदी के आसपास बाढ़ की संभावना अधिक होती है, जिससे नदियों द्वारा मिट्टी इन क्षेत्रों में जम जाता है और कृषि के लिए बेहद उत्पादक बनती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के दौरान चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं? 6.0 या इससे अधिक, 7.0 से अधिक, 2.0, 5.0 से अधिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। किस रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के दौरान चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं? 5.0 से अधिक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 5.0 से अधिक। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 से अधिक के ऊपर का भूकंप का माप बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही विनाशकारी माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था? भित्ति कला, तैल चित्र, परिप्रेक्ष्य, लघु चित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किसका आगमन हुआ था? तैल चित्रकला का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तैल चित्रकला का। ब्रिटिश काल के आगमन के साथ भारत में तैल चित्रकला यानी ऑयल पेंटिंग की तकनीकी आई, जो पहले भारतीय कलाकारों से अपरिचित थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी, यहाँ पर जो होना चाहिए श्रेणी डैश डैश रहते थे, बौद्ध मठ रहते थे, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ रहते थे, कृषि उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के फाल, जिन सिक्कों पर धातु पर अंकित डिजाइन होते। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी रहते थे, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ रहते थे। शिल्पकार प्रशिक्षण देते थे, शिल्पकार जो है या जो है प्रशिक्षण देते थे, कच्चे माल उपलब्ध कराते थे तथा तैयार माल को वितरित करते थे। और वहीं व्यापारी का कार्य था, श्रेणी के व्यापारी उन उद्योग का संचालन करते थे। ये जो है उद्योग का संचालन करते थे, उद्योग का संचालन करते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और शिलालेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला कथन कह रहा है, पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर या सनोबर के रूप में जाने वाले पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी। सेकंड कथन कह रहा है, शिलालेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए थे। ऑप्शन है ए बी दोनों सत्य हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों असत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है, ए असत्य है और बी सत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पांडुलिपियों और शिलालेखों पर दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? पहला कथन कह रहा है, पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर
या सोनबर के रूप में जाने वाले पेड़ की विशेष रूप से तैयार छाल पर लिखी जाती थी। तो यह बात सही है। पांडुलिपियों के बारे में सही है। सेकंड कन कह रहा है शिलालेख पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखे गए थे। तो यह भी कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पांडुलिपि के ताड़ के पत्तों और पेड़ की छाल की मुलायम सतहों पर लिखा जाता था, जबकि शिलालेख की बात कर लें पत्थर और धातु के रूप में कठोर सतहों पर खुदे होते थे, ताकि उन्हें एक लंबी अवधि के लिए संरक्षित किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी, उर्दू। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक भाषा थी? तो प्रशासनिक भाषा जो थी फारसी भाषा थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दिल्ली सुल्तानों के बीच जो है प्रशासनिक भाषा फारसी भाषा थी। फारसी दिल्ली के सुल्तान की प्रशासनिक भाषा थी। शिलालेख और उस समय के सिक्के सबूत हैं कि उस समय दिल्ली के सुल्तानों द्वारा फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, बौद्ध विद्वान, बुद्ध की मूर्तियां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति। जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाती है वे बोधिसत्व माने जाते थे। जातक कथाएं बोधिसत्व के रूप में बुद्ध के पिछले जीवन की कुछ कथाओं को चित्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में एक सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपने घर होने चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व एकत्र किया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है चोल साम्राज्य में एक सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो यह बात जो है गलत है, यह शर्त नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। उनके पास अपने घर होने चाहिए, यह भी शर्त थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, यह भी सही होगा। उन्हें उस भूमि का मालिक होना चाहिए जिससे भू राजस्व एकत्र किया जाता है। तो यह भी शर्तें थीं। उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, ऐसा कोई शर्त नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया, इसने भारतीयों को हथियार रखने से रोक दिया, इसने व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध किया गया क्योंकि इसने व्यक्तिगत की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। रॉलेट एक्ट कब आया था? यह आया था 1919 में। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और वही बात कर लें, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया।
और शक के बिना पर गिरफ्तारी का अधिकार था रॉलेट एक्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के कई विचारों को डैश डैश नामक पुस्तक में लिखा गया है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? चाणक्य के कई विचारों को डैश डैश नामक पुस्तक में लिखा गया है। अर्थशास्त्र में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अर्थशास्त्र। चाणक्य का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीतिक, अर्थनीति, कूटनीति के नियम संकलित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भगृह कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मंदिरों में वह स्थान जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। सेकंड ऑप्शन है, गुफाओं को विस्तृत रूप से मूर्तियों और चित्रित दीवारों से सजाया गया है। मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित करने का स्थान वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, गर्भगृह कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित करने का स्थान उसे क्या कहा जाता था? गर्भगृह। हिंदू मंदिर का सबसे पवित्र भाग गर्भगृह होता है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है? स्टेपी, पंपास, वेल्ड्स, प्रेरीज। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है? प्रेरीज। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रेरीज। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान है, जो मूल अमेरिकियों का पारंपरिक निवास स्थल है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? या जो पाया जाता है रूस में। रूस में स्टेपी घास का मैदान। पंपास इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। या जो पाया जाता है दक्षिण अर्जेंटीना में। दक्षिणी अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास का मैदान। वेल्स घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। यह जो पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों की प्रजनन को डैश डैश कहा जाता है। मछली पालन, बागवानी, रेशम के कीटों का पालन, अंगूर की खेती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों की प्रजनन को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मछली पालन यानी पिसीकल्चर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मछली पालन यानी पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। बागवानी, बागवानी में खेती की जाती है फल सब्जी का, फल और सब्जी, इसके अलावा अनाज की खेती की जाती है, और इसे हम कहते हैं हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। रेशम के कीट का पालन, इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर। यह भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग जलडमरू मध्य उथले पानी का एक संकीर्ण खिंचाव है, जो जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जियोग्राफी से क्वेश्चन है, लगभग 15 से 18 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।
बोरिंग जलडमरू मध्य उथले पानी का एक संकीर्ण खिंचाव है जो जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बोरिंग संधि में एक संकीर्ण जलमार्ग है जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च और 23 सितंबर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है सूर्य की सीधे किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुवों में से एक सूर्य की ओर झुकी होती है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में ध्रुवों में से एक सूर्य की ओर झुकी जाती है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुक जाती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन करा 21 मार्च और 23 सितंबर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं क्योंकि सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है। यहाँ पर जो समझ लेते हैं भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा को इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा इसे हम कहते हैं मकर रेखा। सूर्य की सीधे किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं या जो है सूर्य की सीधे किरणें जो है भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं जिसके कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? प्रमुख समूहों के प्रतिनिधि के रूप में, भेदभावपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, कठिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस तरह की भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है? प्रमुख समूह के प्रतिनिधि के रूप में, यह बात गलत होगा। भेदभावपूर्ण या भी जो है निगेटिव टैग वर्ड है। तटस्थ और संवेदनशील, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तटस्थ और संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कठिन भी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तटस्थ और संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कक्षा में आने वाले शिक्षार्थी विभिन्न समाज, विभिन्न धर्मों, जातियों से संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थानों पर परियोजनाएं की जा सकती हैं यह दिखाने के लिए कि विशेषताओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए उनका विश्लेषण किया जा सकता है। वे पाठ्यपुस्तकों में वर्णित हैं, वे अप्रभावी हैं, छात्रों को इन संस्थानों को स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोकतांत्रिक संस्थानों पर परियोजनाएं की जा सकती हैं यह दिखाने के लिए कि विशेषताओं और चुनौतियों की पहचान करने के लिए उनका विश्लेषण किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट दिखाना शिक्षार्थियों को समानता और स्वतंत्रता और उनकी चुनौतियों को लागू करने और लोकतंत्र की सुविधाओं की समझ को बढ़ावा देगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डैश डैश के लिए योगात्मक आकलन अनुपयुक्त है? ग्रेड पर निर्णय लेने, वर्ष के अंत में आकलन करने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने, छात्र अधिगम का सारांश बताने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागॉजी से क्वेश्चन है, लगभग 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। एसएसटी में 15 क्वेश्चन पेडागॉजी से रहेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एग्जाम में, ये पूरी गारंटी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डैश डैश के लिए योगात्मक आकलन अनुपयुक्त है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, संक्रियात्मक मूल्यांकन छात्र के अंतिम परिणाम को तय करने के लिए किया जाता है। और रचनात्मक आकलन की बात कर लें, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की निगरानी और विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई आरेख किसके लिए उपयोगी है? एक ऐतिहासिक काल की विशेषताएं प्रदर्शित करने हेतु, विभिन्न राशियों की तुलना करने हेतु, संपूर्ण के संबंध में एक विशेष राशि दर्शाने हेतु, पैटर्न यानी प्रतिमान दिखाने हेतु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पाई आरेख किसके लिए उपयोगी है? तो पाई आरेख उपयोगी होगा संपूर्ण के संबंध में एक विशेष राशि दर्शाने हेतु। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत दिखाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक अध्याय एक छोटी लड़की या छोटे लड़के द्वारा पेश किया जाता है। आपको क्या लगता है कि यह रणनीति पाठ्य पुस्तक निर्माताओं द्वारा क्यों अपनाई गई है? ये दिखाने के लिए लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, अध्याय के विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए, छात्रों में जांच और खोज की भावना पैदा करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है यह दिखाने के लिए कि परिचय कैसे किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, इसके बाद यही क्वेश्चन 2024 में बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। छठी कक्षा के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक अध्याय एक छोटी लड़की या छोटे लड़के द्वारा पेश किया जाता है। आपको क्या लगता है कि यह रणनीति पाठ्य पुस्तक निर्माताओं द्वारा क्यों अपनाई गई है? छात्रों में जांच और खोज की भावना पैदा करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। छठी कक्षा के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को एक बच्ची या बच्चे में जिज्ञासा और खोज की भावना को पैदा करने के लिए बनाया गया है। जिज्ञासा की भावना अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक ही किसान है और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में क्या प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऐतिहासिक कल्पना का, स्रोत का महत्व, संस्कृति का सम्मान, साहित्य का महत्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है कथन दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? यह जो प्रोत्साहित किया जा रहा है ऐतिहासिक कल्पना का, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऐतिहासिक कल्पना। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ऐतिहासिक कल्पना में छात्रों को शामिल करना, जिससे वे उस समय के व्यवहार को अच्छी तरह समझ सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से मदद कर सकते हैं? पर्यावरण संसाधनों और विकास के मुद्दों पर एक दृष्टिकोण विकसित करने में, बहुलता को समझने में, स्थानों और पर्यावरण का ज्ञान विकसित करने में, संस्थानों के इष्टतम आवंटन को समझने में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित मदद कर सकते हैं? पर्यावरण संस्थानों और विकास के मुद्दों पर एक दृष्टिकोण विकसित करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, भूगोल, पर्यावरण एवं संसाधन तथा अर्थशास्त्र के मुद्दों जो विकास से संबंधित है छात्रों को अपने दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पहले, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए।
रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? हम सभी को पता है रचनात्मक आकलन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम में सुधार लाना होता है, जिससे छात्रों की कठिनाइयों को समझकर शिक्षण में सुधार किया जा सके। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों से डैश मानवता पर व्याख्यान का आयोजन करके बचा जा सकता है। उन्हें अनदेखा करके बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चे एक दिन उनसे बड़े होंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों पर चर्चा करके बचा जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना सौंपकर बचा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पेडागोजी से जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। सभी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों से डैश सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों पर चर्चा करके बचा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बी वर्तमान में एक क्षेत्र के इतिहास पर एक पाठ पढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है कि बी को क्या करना चाहिए? विभिन्न समय अवधि में समानताओं और परिवर्तनों पर प्रकाश डालें, विभिन्न शासकों की पहचान उजागर करें, छात्रों को अवधि की मुख्य विशेषताओं को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करें। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अतीत के साथ वर्तमान की समानता को उजागर करें। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षक भी वर्तमान में एक क्षेत्र के इतिहास पर एक पाठ पढ़ा रहा है। आपको क्या लगता है बी को क्या करना चाहिए? विभिन्न समय अवधि में समानताओं और परिवर्तनों पर प्रकाश डालें। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इतिहास के पाठ को पढ़ाए गए पुराने समय एवं नए समय के साथ तुलनात्मक अध्ययन से विषय को समझने में आसानी होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों की समस्या पहचान करने के लिए, बच्चों को श्रेणी प्रदान करने के लिए, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर भी क्वेश्चन मूल्यांकन से संबंधित है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना या शिक्षकों को छात्रों के गुण या दोष का पता लगाने के लिए मदद करता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। एक व्यक्ति की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में, कथा के रूप में इतिहास को प्रदर्शित करने में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक विशिष्ट सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को जीवंत करने में। वहीं फोर्थ ऑप्शन अच्छे मनोरंजन हेतु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं एक विशिष्ट सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को जीवंत करने में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑडियो विजुअल माध्यम रुचिकर तरीके से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आकर्षक और प्रभावी संसाधन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए? एक दस्तावेज के रूप में जिसे याद किया जाना है, आगे की जांच हेतु मार्ग के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए? आगे की जांच हेतु मार्ग के रूप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ राज्य में विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ राज्य में विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन है। यह है मध्य प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश। तवा मत्स्य संघ मछुआरों का संघ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित आपराधिक कानून के तहत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए आश्वस्त नहीं है? पुलिस हिरासत में लिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में यातना न देने या उत्पीड़न न करने का अधिकार। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तारी के समय किए गए अपराध के बारे में सूचित किया जाने का अधिकार। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या अनुच्छेद 22 काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित आपराधिक कानून के तहत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए आश्वस्त नहीं है? पुलिस हिरासत में लिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यह बात जो है गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? गिरफ्तारी का कार्ड जानने का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य डैश डैश हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यह जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जनता के द्वारा विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनता का एक प्रतिनिधि का चुनाव करती है जो एक विधानसभा का सदस्य बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गठबंधन सरकार का अर्थ है चुनाव के बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राज्य सरकार और पंचायती राज संस्थानों के बीच सत्ता की साझेदारी, केंद्र और राज्य में सरकार के बीच शक्ति साझाकरण, और वहीं फोर्थ ऑप्शन है कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच शक्ति साझाकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा? एक गठबंधन सरकार का अर्थ है, गठबंधन सरकार का अर्थ है चुनाव के बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो जब भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो यहाँ पर जो है गठबंधन सरकार चलती है, जो कि भारत में अक्सर गठबंधन सरकार चलती रहती है। इस समय भी जो है भारत में गठबंधन की सरकार ही है। गठबंधन सरकार का निर्माण दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे के आधार पर होता है, और यह स्थिति भारत में अक्सर होती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शामिल है, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद 2016 में ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2019 में भी पूछा गया, इसके बाद 2023 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार पढ़ाया गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शामिल है, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय शामिल हैं?
तो वह है भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, या जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल है। समाजशास्त्र जो है यह शामिल नहीं है। पर्यावरण विज्ञान भी शामिल नहीं है, यहाँ पर भी पर्यावरण विज्ञान दिया गया है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर स्थित पत्र जोर देता है विभिन्न मतों का सम्मान करने और विचारों व प्रथाओं की जांच करने में, सामाजिक पाठ पदानुक्रम स्वीकार करने में, पाठ्यपुस्तकों को बढ़ावा देने हेतु, संस्मरण में प्रोत्साहित करने हेतु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर स्थिति पत्र जोर देता है विभिन्न मतों का सम्मान करने और विचारों व प्रथाओं की जांच करने में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मानचित्र और चित्र प्रासंगिक हैं क्योंकि वे अवधारणा के लिए एक नया आयाम जोड़ते हैं, वे विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, वे पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाते हैं, वे अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मानचित्र और चित्र प्रासंगिक हैं क्योंकि वे अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में मानचित्र और चित्र अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रभावी दृश्य साधन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।